हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और ये है मेरा पार्ट नंबर 3 चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई का, जो कि हमारा 11th इको का थर्ड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद दो बहुत छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं और पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारा हो जाएगा खत्म। सो मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई शुरू करा दिया था। मैंने सप्लाई क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर ली थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, हमने सारा कुछ कवर कर लिया था। आज हमारे पास आने वाला है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। और वो क्वेश्चन है हमारा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व वर्सेस शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस हर साल बच्चों को पेपर में पूछे जाते हैं, एंड दिस टाइम ऑल्सो आई एम वेरी श्योर आपका कभी भी कोई भी पेपर हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये सेम टॉपिक आपका डिमांड वाले चैप्टर में भी था, सेम टॉपिक सप्लाई वाले चैप्टर में भी है, तो दोनों में से किसी भी एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स आपको दोनों में लिखने होते हैं, एंड मैंने बहुत ईजी डायग्राम्स की मदद से मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या ये टॉपिक का मतलब है। सो जल्दी से हमारे लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप जाके कोई भी लेक्चर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जाके नोट्स ले सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। सब कुछ हमने सारी तैयारी आपकी करवानी है इस चैनल पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो हमारे पास टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व वर्सेस चेंज इन द वर्सेस शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। एक सेकंड में पेन चेंज कर लूं। हमारे टॉपिक का नाम है, देखो, एक साइड है मेरे पास मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और दूसरी साइड है मेरे पास शिफ्ट होना सप्लाई कर्व का। देखो, पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम में तुम्हें कुछ डिफरेंस समझ आ रहा होगा। पहले डायग्राम में ये जो इंसान है, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है, ये ऐसे मूव कर रहा है, या तो ये नीचे से ऊपर को जा रहा है या ये ऊपर से नीचे को आ रहा है। पर दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये आगे को जा रहा है, या तो ये ऐसे आगे को जा रहा है या तो ये ऐसे पीछे को जा रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस? तो मूवमेंट में आप क्या कर रहे हो, एक ही कर्व है, मतलब ये एक ही रोड है, इसी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहे हो एक ही पहाड़ी पे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो अलग अलग पहाड़ियां हैं, तुम एक पहाड़ी से दूसरी पे, दूसरी से पहली पे आगे पीछे जा रहे हो। सो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का क्या मतलब है, तुम सेम ही कर्व पे ऊपर नीचे मूव कर रहे हो। और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का क्या मतलब है कि तुम दो कर्व्स में आपस में आगे पीछे जा रहे हो, पिछले से आगे, अगले में अगले से पिछले में। सेम चीज आप डिमांड में भी पढ़ते थे। डिमांड का जो ग्राफ होता था नीचे की तरफ आता था, ठीक है। सप्लाई का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ होता है, डिमांड का ऐसे नीचे की तरफ होता था। बट जो टॉपिक है, टॉपिक बिल्कुल सेम है, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट का, ठीक है। सप्लाई का जो ग्राफ है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। दोनों अगर बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ है इसलिए ऊपर की तरफ ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो, जो मूवमेंट है इसी को हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं, जो शिफ्ट है इसी को हम चेंज इन सप्लाई भी बोलते हैं। या मैं कहूं कि चेंज इन सप्लाई के केस में जो सप्लाई का कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है आगे या पीछे, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड के चेंज होने के केस में सेम ही कर्व में मूवमेंट होती है, ऊपर या नीचे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट पूछ सकता है, चेंज वर्सेस चेंज पूछ सकता है, ठीक है। आपका एक पॉइंट तो क्या हो गया कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के केस में मूवमेंट होती है, चेंज इन सप्लाई के केस में शिफ्ट इन सप्लाई का होता है। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 आपके डिफरेंस का। पॉइंट नंबर 2 है आपकी ये डायग्राम। आप डायग्राम में दो पॉइंट दिखाओगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और बोलोगे ये ए और बी पॉइंट्स में आपस में मूवमेंट हो रही है। लेकिन यहां पर तुम दो ग्राफ दिखाओगे, एस और S1, और बोलोगे यहां पर आपस में शिफ्ट हो रही है। दूसरा पॉइंट आपकी हो गया डायग्राम। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड क्यों चेंज होती है? क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर की वजह से, जो फैक्टर है प्राइस। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी, ठीक है। लेकिन सप्लाई के केस में अदर फैक्टर्स का चेंज होना जरूरी है, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, जिसमें मेरे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। इनपुट का कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस या सब्सिडी कम या ज्यादा हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। तो जो भी अदर फैक्टर्स हमने पढ़े थे, अगर इन फैक्टर्स में चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से मैं बोलूंगी चेंज इन सप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात नहीं करते, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई वाला केस होता है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशन हम पढ़ते थे, जिसको मैं डायरेक्ट रिलेशन अभी बता रही थी आपको कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो प्राइस चेंज होने की वजह से चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होती है। अगर अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से चेंज इन सप्लाई हो रही है, ठीक है जी। तो
चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की अगर मैं पहले बात करूं, देखो इन बोथ द केसेस, इन इन बोथ दीज केसेस या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। व्हेन आई से देयर इज अ चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय देयर इज अ चेंज? चेंज का मतलब या तो कोई चीज इंक्रीज हो रही है या तो कोई चीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इधर भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, पर उसके नाम अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी सप्लाइड के केस में हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड या सप्लाई, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसके केस में होती है? क्वांटिटी सप्लाइड के केस में क्या होती है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब ऑब्वियसली इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऑब्वियसली डिक्रीज होना, ठीक है। अगर ये चीज मैं तुम्हें ग्राफ की मदद से दिखाऊं तो एक्सपेंशन के केस में क्या होगा बेटा? प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, तो ग्राफ में अपवर्ड मूवमेंट होगी ऊपर की तरफ। हमारा बंदा यहां खड़ा था, यहां से यहां पहुंच गया हमारा बंदा, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, इसी को एक्सपेंशन हम बोल रहे हैं। एक्सपेंशन कब होती है? तब होता है जब प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा? हमारा बंदा पहले यहां खड़ा था और वहां से नीचे की तरफ मूव करके यहां पहुंच गया, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है हमारे ग्राफ में। क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है कॉन्ट्रैक्शन के केस में। और कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है? तब होती है जब प्राइस गिरता है, क्योंकि जब प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी, और जब क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी, फॉल इन प्राइस की वजह से, फॉल इन जो क्वांटिटी होगी उसकी वजह से क्या होगी? डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी ग्राफ में, जिसको मैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलने वाली हूं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी है कि अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहे, पिग्स का क्या मतलब है? यहाँ पे हमारा जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, इनपुट का कॉस्ट है, गवर्नमेंट की टैक्सेस हैं, सब्सिडीज हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं तो प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या होगा? एक्सपेंशन होगी, प्राइस के गिरने की वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगी क्वांटिटी सप्लाइड में, ठीक है। पर शिफ्ट के केस में या चेंज इन सप्लाई के केस में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते, उसके केस में हम इंक्रीज और डिक्रीज ही बोलते हैं, उसके केस में हम इंक्रीज और डिक्रीज ही बोलते हैं। तो उसके केस में हम क्या बोलेंगे? राइट। उसके केस में देखो क्या होगा, अगर जो मेरी सप्लाई, अरे ग्राफ ठीक नहीं है, चलो मैं आपको ग्राफ ये सही बना के दिखाती हूँ। देखो अगर हमारा इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, यानी कि सप्लाई बढ़ रही है, तो बाहर की तरफ देखो, मैंने बाहर की तरफ एरो लगाया है ना, बाहर की तरफ यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ बनेगा, बाहर की तरफ यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ बनेगा, और ये मेरा पूरा फाइनल डायग्राम होगा, ठीक है। एक ग्राफ अंदर, एक ग्राफ बाहर, और एरो आएगा बाहर की तरफ, एरो आएगा बाहर की तरफ। यहाँ पर जो एरो है वो है अंदर की तरफ, क्यों? मेरी सप्लाई हो रही है डिक्रीज, डिक्रीज होगी तो सप्लाई अंदर की तरफ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी। अब ये है मेरा पूरा डायग्राम कि जो मेरी सप्लाई है वो पहले यहाँ थी, यहाँ से शिफ्ट हो गई, यहाँ पर आ गई, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई हमारी सप्लाई। यहाँ पर देखो क्वांटिटी भी अंदर की तरफ हो रही है, क्वांटिटी बाहर की तरफ हो रही है, सप्लाई बाहर आ रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तुम देखो इन बोथ द केसेस जो मेरा प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा, प्राइस कांस्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा जब चेंज इन सप्लाई होती है, जब चेंज इन सप्लाई होती है तो उसका रीजन क्या होता है? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। उसका रीजन क्या होता है? फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है। जब प्राइस चेंज होता है उसकी वजह से तो क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है। पर जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। उसकी वजह से होता है शिफ्ट, और शिफ्ट होता है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट होता है इंक्रीज इन सप्लाई के केस में, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है डिक्रीज इन सप्लाई के केस में। इस दोनों ही केसेस में प्राइस नहीं चेंज हो रहा, फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज हो रहे हैं। फैक्टर अदर देन प्राइस क्या होते हैं? लेट्स से इनपुट कॉस्ट मान लेते हैं हम, अगर इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये दोनों ही क्या है? फैक्टर अदर देन प्राइस है। तो क्या समझ आया? अगर मैं एक नटशेल में तुम्हें एक थोड़ा सा समरी दूं, तुम्हें अभी तक क्या समझ आया? तुम्हें ये समझ आया कि अगर तो क्वांटिटी सप्लाइड है उसके चेंज को हम मूवमेंट बोलेंगे, अगर तो सप्लाई है उसके चेंज को हम शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। ये होता है प्राइस की वजह से, ये होता है फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से, ठीक है। मूवमेंट दो तरीके की हो सकती है, या तो अपवर्ड हो सकती है या तो डाउनवर्ड हो सकती है। अपवर्ड मूवमेंट का क्या मतलब है? कि सप्लाई बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, वो कब बढ़ती है? जब प्राइस बढ़ता है। डाउनवर्ड मूवमेंट का क्या मतलब है? कि क्वांटिटी सप्लाइड गिर रही है, वो कब गिरती है? जब प्राइस गिरता है। अपवर्ड मूवमेंट के केस में जब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है तो उसको मैं एक्सपेंशन बोलती हूँ,
डाउनवर्ड मूवमेंट के केस में जब क्वांटिटी सप्लाइड गिरती है तो उसको मैं कॉन्ट्रैक्शन बोलती हूँ। मतलब तुम देख रहे हो कैसे मुझे मुंह जुबानी हर चीज याद है, तुम्हें भी ऐसे मुंह जुबानी हर चीज याद होनी चाहिए कि कुछ भी अगर टीचर पूछ ले तो तुम्हें आता हो। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट के केस में एक्सपेंशन, डाउनवर्ड के केस में कॉन्ट्रैक्शन। इधर चले तो फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से शिफ्ट होता है। शिफ्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है या तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। राइट की तरफ कब शिफ्ट होता है? जब सप्लाई बढ़ती है, जिसको मैं इंक्रीज बोलती हूँ। लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होता है? जब सप्लाई गिरती है, जिसको मैं डिक्रीज बोलती हूँ। कहानी खत्म हो गई। बताओ क्या ही दिक्कत है इसमें? हर चीज मुंह जुबानी याद है, इतना आसान है, पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो चलो अब इतनी बार पढ़ा दिया है तो मुझे याद हो गया है। तुम भी अगर एक दो बार खुद को या अपने दोस्तों को पढ़ा दो तो तुम्हें भी याद हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इंक्रीज और एक्सपेंशन का डिफरेंस है अब मेरे पास। अब देखो जो तुम्हारा डिफरेंस है ना, बेसिकली इसमें से कहीं भी आ सकता है, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस पूछा जा सकता है क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस सप्लाई के चेंज में। चेंज इन दिस, चेंज इन दिस, डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बताओ मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट में। डिफरेंस बताओ एक्सपेंशन वर्सेस इंक्रीज में। डिफरेंस बताओ कंट्रैक्शन वर्सेस डिक्रीज इन सप्लाई। डिफरेंस बताओ अपवर्ड मूवमेंट वर्सेस राइटवर्ड शिफ्ट में। डिफरेंस बताओ डाउनवर्ड मूवमेंट वर्सेस लेफ्टवर्ड शिफ्ट में। किसी भी पॉइंट से डिफरेंस पूछा जा सकता है। कोई भी अगर एक पॉइंट तुमने क्वेश्चन में दे दिया तो बाकी सारे पॉइंट तुम्हारे आंसर में आने चाहिए। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स के अलावा जो मैंने डायग्राम्स दिखाई हैं तुम्हें, वो डायग्राम आनी चाहिए, और जो टेबल थे वो टेबल आने चाहिए। ठीक है, यहां पर आप वो देखो, मैं यहां पर आपको दिखाती हूँ। यहां पर इंक्रीज वर्सेस एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन किसके केस में हो रही है? क्वांटिटी सप्लाई। मूवमेंट के केस में हो रही है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के केस में देखो, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटीज बढ़ी, जिसकी वजह से मूवमेंट कहाँ हुई? ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई, अपवर्ड मूवमेंट हुई। ये हो गई मेरी सप्लाई। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है? मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सपेंशन इन सप्लाई। मतलब यहाँ पर चलो मैंने डिफाइन नहीं किया है, आपको पेपर में डिफाइन भी करके आना होगा। पॉइंट नंबर 1 कि एक्सपेंशन इन सप्लाई कब होती है? जब प्राइस बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2, इस केस में अपवर्ड मूवमेंट होती है। पॉइंट नंबर 3, इस केस में क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है। पॉइंट नंबर 4, दिस पर्टिकुलर टेबल। पॉइंट नंबर 5, दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, सो ऐसे करके आप 5-6 पॉइंट का डिफरेंस बना के आओगे। अच्छा, इधर आ जाओ। इंक्रीज इन सप्लाई के केस में, इंक्रीज इन सप्लाई के केस में क्या होगा? प्राइस रिमेन्स द सेम, यानी कि फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हुई है। यहां पे बार बार आप क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड यूज करोगे, और यहां पे आप बार बार वर्ड सिर्फ और सिर्फ सप्लाई यूज करोगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके केस में राइटवर्ड शिफ्ट होगा। फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, ये मेरा डायग्राम हो गया है कंप्लीट। देखो यहाँ पर आप एक बाहर की तरफ एक लाइन ये खींचिए। तो पहले ग्रीन वाली थी, अब नया जो सप्लाई कर्व है वो व्हाइट वाला है, वो ग्रीन से शिफ्ट होके व्हाइट पर आ गया है। इसको मैं थोड़ा मोटा करके आपको दिखा दूं। ये देखो, ये देखो, ये अब जो मैंने नई वाली लाइन बनाई है, ये है मेरा नया वाला सप्लाई कर्व। ठीक है, ये जो मैंने अब नई वाली लाइन बनाई है, ये है मेरा नया वाला सप्लाई कर्व। पुराना सप्लाई कर्व था ये ग्रीन वाला, नया सप्लाई कर्व है मेरा व्हाइट वाला। ठीक है, ये क्या हो रहा है? मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। बेटा एक चीज याद रखना, शिफ्ट के केस में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एरो बना के आना, वो है एरोस बना के आना। तुम जस्ट एक बार सोच के देखो, अगर ये डायग्राम तुम, या मैं चलो यहाँ पर मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ तुम्हें खुद अपने हाथ से। मैं एक डायग्राम तुम्हें अपने हाथ से यहाँ बना के दिखाती हूँ। तुम मुझे बताना ये डायग्राम राइटवर्ड शिफ्ट का है या फिर ये डायग्राम लेफ्टवर्ड शिफ्ट का है, तुम मुझे ये बताना। ठीक है, मुझे बताओ ये डायग्राम राइटवर्ड शिफ्ट का है या फिर ये डायग्राम लेफ्टवर्ड शिफ्ट का है? तुम्हें पता चल ही नहीं सकता। तुम्हें इस पूरे डायग्राम में पता चल ही नहीं सकता कि ये डायग्राम राइटवर्ड शिफ्ट का है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट का है। ये मेरा सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। ठीक है, तुम मुझे बता दो ये डायग्राम राइटवर्ड शिफ्ट का है या फिर ये डायग्राम लेफ्टवर्ड शिफ्ट का है। आई कैन गेस कोई भी बच्चा इसको एक्यूरेटली नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि ये डायग्राम इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने इस डायग्राम में एरो नहीं लगाए। अगर मैंने बाहर की तरफ एरो लगा दिया, इसका मतलब ये राइटवर्ड शिफ्ट है, ये अंदर से बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इसी एरो को उठा के उल्टा कर दूं, अरे भाई सारे डिलीट हो गया। अगर मैं इसी एरो को उठा करके उल्टा कर दूं, ठीक है, और इस एरो को उठा करके मैं ऐसे अंदर की तरफ कर दूं,
तो अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। सो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने राइटवर्ड शिफ्ट बनाया है कि आपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनाया है? टीचर को सिर्फ और सिर्फ एरो की मदद से पता चलेगा। सो वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि आप एरो बना के आ रहे हो। सिमिलरली अगर मैं मूवमेंट के केस में बात करूं, इफ आई टॉक इन द केस ऑफ मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सप्लाई कर्व बनाया, मैंने एक पॉइंट बनाया ए, मैंने एक पॉइंट बनाया बी, लो मैंने इनके बीच में ये भी बना दिया। आप मुझे बता दो ये अपवर्ड मूवमेंट है या फिर ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, आप मुझे बता दो। यू कैन नॉट टेल मी, क्यों? क्योंकि मैंने एरो नहीं बनाया। अगर मैंने एरो इधर को बना दिया तो ये अपवर्ड मूवमेंट है, अगर मैंने एरो इधर को बना दिया तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। सो एरोज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप एरो नहीं बना के आ रहे हो, टीचर विल नॉट बी एबल टू नो कि आपने क्या बनाया है। गलती से भी एरो मत छोड़ के आना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हियर। यहाँ पर इधर का एरो, यहाँ पर इधर का एरो। सिमिलरली यही चीज चलो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करी है। इंक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब है जी? इंक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब है कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। इंक्रीज इन सप्लाई के केस में राइज इन सप्लाई हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। अदर फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस डिक्रीज हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई, टैक्सेस कम हो गए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, ये अदर फैक्टर्स है बेसिकली सारे। फिर मैंने यहाँ पे टेबल बना के दिखाया है, फिर मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाई है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो, ठीक है जी, ठीक है जी। राइज इन सप्लाई हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है, बस हाँ ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 4 ये हो गया, पॉइंट नंबर 5 आपकी डायग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अपवर्ड मूवमेंट होती है अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। इंक्रीज इन द सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये प्राइस के राइज होने की वजह से होती है। यहाँ पे टेबल में आप प्राइस को बढ़ा के दिखा रहे हो, इस टेबल में प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट टेबल हो गया, फिफ्थ पॉइंट आपके डायग्राम हो गए। ऐसे ही डिफरेंस है सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन का। डिक्रीज के केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन के केस में डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। इसमें फॉल इन सप्लाई, प्राइस कांस्टेंट, इसमें डिक्रीज इन सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इसमें प्राइस गिर रहा है, इसमें अदर फैक्टर्स के बारे में आप बताओगे। फोर्थ पॉइंट है कि टेबल बनाओगे, प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस गिर रहा है। फिफ्थ पॉइंट है आपका डायग्राम। डायग्राम अगेन आप फिर से देख सकते हो कि मैंने फिर से सारे के सारे एरोज यहाँ बनाए हैं, और डिक्रीज के केस में मेरा एरो अंदर की तरफ है तो एक नया सप्लाई कर्व यहाँ बनेगा, तो ये मेरा आ गया डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। कॉन्ट्रैक्शन के केस में बस ये ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर एरो आपका जा रहा है, ठीक है। ये देखो आप, प्राइस भी कम हो रहा है, क्वांटिटी भी कम हो रही है, लेकिन इस केस में देखो प्राइस वहीं का वहीं कांस्टेंट है पर क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पर ये मेरा टॉपिक होता है खत्म। एक लास्ट वीडियो और आएगी थ्योरी ऑफ सप्लाई की, जिसमें मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का टॉपिक कराऊंगी। एक सिंगल वीडियो में 20 मिनट में हम इलास्टिसिटी का टॉपिक खत्म कर देंगे। अगर तुमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया हुआ है, मैं फिर से बोल रही हूँ, डिट्टो कॉपी कट पेस्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। सेम फॉर्मूला, सेम एक्सप्लेनेशन, सेम डेफिनेशन, सब कुछ सिमिलर है, बस सेम टू सेम वही चीज है, बस उसमें डिमांड की जगह सप्लाई आ जाएगा, और सप्लाई और प्राइस का थोड़ा बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, उसकी वजह से कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, अदरवाइज आपका फॉर्मूला वगैरह सब सेम है। तो मैं जल्दी से एक 20 मिनट की वीडियो में पार्ट नंबर 4 में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करवा दूंगी आपको खत्म। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सारी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट सेव कर लेना, टेलीग्राम फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह फॉलो कर लेना। हम मिलने वाले हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।